नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बंगाल के चुनाव खत्म हुए, नई सरकार आ गई, ममता की हार हो गई। ममता की पार्टी बुरी तरह से बिखर गई है और इसके बाद ममता को याद आ गया कि अब हम अकेले नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने जो इंडी गठबंधन बनाया है उसको साथ लेकर लड़ना जरूरी है, वरना अपना वजूद भी खत्म हो जाएगा। और इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो गई है। जो ममता दीदी पिछले 2-3 साल से इंडी गठबंधन बन रहा था उसमें बार बार अड़ंगा डाल रही थी, रोड़ा बन गई थी। ऐसी ममता दीदी आज अचानक इंडी अलायंस के रिवाइवल के बारे में क्यों बोल रही है? बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया। उसके बाद पहली रिएक्शन देते हुए ममता दीदी ने साफ साफ कहा था कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी और दिल्ली जाकर मोदी और बीजेपी की सरकार हिला दूंगी, वगैरह वगैरह। वो तो ठीक है, हार जाने वाला जोर शोर से बातें करता है, जैसे हमारे संजय राउत और उद्धव ठाकरे वगैरह करते हैं। तो वैसी ही बात ममता दीदी ने की थी। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव था और उसके लिए एक साल पहले से इंडी गठबंधन बन रहा था, तो बार बार ममता दीदी उस पर अड़ंगा लगाती थी। और जब 24 का चुनाव आ गया और अभी 26 का विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें भी ममता कोई इंडी गठबंधन बंगाल के लिए मानने को तैयार नहीं थी। उनको बंगाल की राजनीति में या बीजेपी के खिलाफ चलने वाली बंगाल की राजनीति में ममता दीदी को कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी। और इसलिए उनके दिमाग में ये आइडिया थी कि मैं बंगाल जीत जाऊंगी और फिर मैं डायरेक्टली 2029 के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दूंगी। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि ममता हार गई। अब ये बात हो गई तो बीजेपी तो सामने वाली दुश्मन है, प्रतिस्पर्धी है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं जो ममता दीदी जैसे सेक्युलर है और एंटी बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ ही राजनीति करती है, उनका तो साथ ममता ने खुद लात मारकर छोड़ा था। तो अब ये बात हो गई है कि जब ममता का वजूद संकट में आया है, तब ममता दीदी को इंडी अलायंस की याद आ गई है। तो इसलिए जब ममता हारी उसके बाद उनको इंडी अलायंस याद आई। लेकिन और एक बात हो गई थी कि देखते देखते एक महीने में 4 मई से जून महीने की शुरुआत होने के पहले 3 हफ्तों में ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बिखरना शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी नवनिर्वाचित एमएलए की, उसमें सारे के सारे एमएलए हाजिर नहीं हुए। फिर उसके बाद कुछ 20-25 लोगों ने इकट्ठा होकर एक अलग गुट बनाने की घोषणा की और देखते देखते उनका 60 से ज्यादा एमएलए का एक अलग गुट बन गया। और जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के पास दावा पेश किया कि जो कुछ ममता दीदी या उनके भतीजे ने कहा है उनकी बात मत सुनो, हम असली पार्टी है। और उनको सभापति ने, बंगाल के सभापति ने मान्यता दे दी। अब ये बात हो गई कि ये घटना के बाद देखते देखते ममता दीदी के जो 2024 में चुनकर आए हुए 28 एमपी थे लोकसभा के, उनमें भी दुविधा शुरू हो गई, चलबिचल शुरू हो गई। उन्होंने भी अलग गुट बनाया, वो भी लोकसभा के सभापति से मिले और ममता दीदी को असलियत सामने आने लगी। मानो नींद से, सपनों से ममता दीदी उठकर बैठ गई कि ये क्या हो रहा है। मैंने पार्टी बनाई, 20-25 साल पहले मैंने पार्टी बनाई, इतने लोगों को खड़ा कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और आज एक एक सत्ता जाने के बाद मुझे छोड़कर जा रहा है। तो किसके आधार पर पार्टी को जिंदा रखना है और खुद को
पॉलिटिक्स में कायम रखना है, ये समस्या खड़ी हो गई। तब ममता दीदी को इंडी गठबंधन की याद आई और उसमें से अचानक एक कहीं से खबर आ गई कि बहुत जल्दी ममता अपना वजूद बचा के रखने के लिए अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देगी। बात यह है कि वैसे तो ममता दीदी कोई स्वयंभू पार्टी नहीं है। 98 में ममता दीदी ने खुद ही कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई थी। तो वो कांग्रेस की ही एक शाखा है, कांग्रेस से अलग हो गई लेकिन कांग्रेस की ही शाखा है, उसकी कोई अपनी अलग आइडियोलॉजी नहीं है। तो अगर आज इतने सालों के बाद ममता को लगता है कि फिर से कांग्रेस ज्वाइन करे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इससे एक चर्चा और छिड़ गई। क्या इस ढंग से बीजेपी का सामना अकेले अकेले करने के बजाय किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में छोटी छोटी पार्टियों को विलय करना चाहिए? गठबंधन के बजाय एक ही पार्टी क्यों ना बनाई जाए? और आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय महाराष्ट्र के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद 1-1.5 साल में छोटे छोटे सारे क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में अपना विलय करना पड़ेगा अगर उनको जिंदा रहना है, सरवाइव करना है। तो वो भी ममता की हार से वो मुद्दा जोड़ा गया और शुरुआत हो गई कि कौन कौन सी पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस में उनका विलय हो जाएगा, विलीन हो जाएगी। तो जैसे ममता कांग्रेस से अलग होकर एक क्षेत्रीय दल बना था, वैसे ही महाराष्ट्र में शरद पवार की जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो भी 99 में कांग्रेस से हटकर बनी हुई एक पार्टी है। तो वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, महाराष्ट्र के बाहर उसका कोई वजूद नहीं है। तीसरी जो आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी कांग्रेस नाम की पार्टी है, जो आंध्र के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के बेटे ने बनाई है, जगन मोहन रेड्डी ने बनाई है। 2024 के पहले 5 साल जगन मोहन रेड्डी आंध्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो भी बेसिकली उन्होंने पूरी आंध्र प्रदेश की कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी थी, निगल ली थी। तो वाईएसआरसीपी एक तरीके से आंध्र प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ही है, उसका नाम बदला है, कांग्रेस की जगह वाईएसआरसीपी हो गया, लेकिन पार्टी में जो जो लोग हैं, नेता है, वो सारे के सारे ओरिजिनली कांग्रेस के। जैसे ममता की पार्टी या शरद पवार की पार्टी में ओरिजिनल कांग्रेसी ही थे। तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों का विलय बड़ी पार्टी में यानी कांग्रेस में करने की आइडिया जो किसने फ्लोट की पता नहीं, लेकिन उसको हवा मिल गई और देखते देखते ये चर्चा कम से कम 2 हफ्ते चलती रही कि कौन कौन सी पार्टियां। अब देखिए और एक बात होती है, जब ऐसी चर्चा शुरू हो जाती है तो सिर्फ कांग्रेस से अलग होकर जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी है सिर्फ उनका ही विलय होगा, ये चर्चा नहीं होती। चर्चा शुरू हो जाती है कि जो पार्टियां पिछले कुछ चुनावों में लगातार बुरी तरह से हार गई है, क्या वो लोग अपनी पार्टियां कांग्रेस में या किसी बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल में विलीन करेंगे, विलय करेंगे, ये भी चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये एकेडमिकली जब बात की जाती है, बौद्धिक लेवल पर इसकी चर्चा होती है तो बिल्कुल आसान होता है। कोई निबंध लिखना है वैसे लिखा जाता है, हम भी लिखते हैं, मेरी भी जिंदगी 50 साल पत्रकारिता में गई है। एक आइडिया दिमाग में आई, हम लिख देते हैं, लेकिन लिखना अलग होता है और करना अलग होता है। एक बिल्डिंग का नक्शा कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट बैठ के कुछ घंटों में तैयार कर सकता है, लेकिन उस नक्शा और चित्र के आधार पर वो बिल्डिंग इमारत खड़ी करना उतना आसान काम नहीं होता।
उसके लिए बहुत सारा सामान लगता है, बहुत सारे मजदूर लगते हैं, बहुत सारी मशीनें लगती है। तो कागज पर एक इमारत खड़ा करना या कागज पर एक आर्टिकल लिख देना और पार्टियों का विलय करना, ये इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि पार्टियां छोटी छोटी रहेगी, लेकिन उन पार्टियों की स्थापना करने वाले संस्थापक जो होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनका एक अहंकार भी बड़ा होता है। वो अलग हुए क्यों? आइडियोलॉजिकली या विचारधारा के कारण अलग हुए, वो बात अलग होती है। लेकिन जब कुछ नेता अपनी पार्टी में सहज महसूस नहीं करते, सहजता महसूस नहीं करते, तो अपनी पार्टी से अलग होकर एक नया कुनबा बना लेते हैं और उसको क्षेत्रीय पार्टी बोला जाता है। ममता की पार्टी बिल्कुल वैसी है, शरद पवार की पार्टी वैसी है। सोनिया गांधी के साथ जब नहीं बनी तो शरद पवार ने अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। ममता दीदी को हाईकमांड साथ नहीं दे रहा था, तो उन्होंने तय किया कि बस कांग्रेस से अलग होकर हम अकेले लेफ्ट फ्रंट से लड़ाई करेंगे, और एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई। तो इसमें अगर मैंने पार्टी बनाई है, इस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं वो मेरे चेहरे पर मिलते हैं, मेरे नाम पर मिलते हैं। ये अहंकार जो होता है वो क्षेत्रीय पार्टी के नेता के लिए सबसे बड़ा वजूद होता है। उसका असली वजूद एक होता है, लेकिन मेरे नाम पर, मेरे चेहरे पर ये जो अहंकार है वो उसका एक दूसरा वजूद होता है, अस्तित्व होता है। अभी भी 6 लोकसभा के एमपी पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उसके पहले 4 साल पहले उद्धव ठाकरे के 40 विधायक उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ निकले और बीजेपी के साथ चले गए। तब से लेकर आज 4 साल हो गए, पार्टी टूट गई, फूट गई, बिल्कुल सिमट गई। इतना होने के बावजूद जो अभी अभी 6 एमपी उबाठा शिवसेना छोड़कर निकल गए, उनको उद्धव ठाकरे क्या सवाल पूछते कि मेरे चेहरे पर तुम्हें वोट मिला था, ठाकरे नाम पर तुम्हें वोट मिला था। आज उद्धव के पास विधानसभा में 20 एमएलए बचे, उसमें से भी चौड़ा टूटेगी ऐसी चर्चा है। 9 एमपी थे लोकसभा के, उसमें से 6 निकल गए। तो क्यों निकल गए ये सोचना उनको जरूरी नहीं लगता। उससे भी उनका बड़ा अहंकार है, ईगो है कि ठाकरे नाम है, ठाकरे ब्रांड है, उद्धव का चेहरा है। जब ये बात होती है ना, तब पता चलता है कि क्षेत्रीय पार्टी के जो नेता है उनकी पार्टी जितनी बड़ी नहीं होती, उनका व्यक्तित्व जितना बड़ा नहीं होता, उससे भी बड़ा उनका अहंकार होता है। जो अहंकार पर खड़े रहते, जिंदा रहते या चलते रहते हैं, वो अपने अहंकार का विलय करेंगे तो उनका परिचय क्या रहेगा? लोग उनको पहचानेंगे कैसे? ममता दीदी अगर कांग्रेस में विलय कर जाती है तो ममता दीदी की पहचान क्या होगी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के पार्टी में कोई एक क्षेत्रीय नेता, समझे आप, दिखाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन वो भी राहुल गांधी को हाईकमांड मानते हैं। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जो पहचान है, वैसी पहचान ममता दीदी मान लेगी, चाहेगी। अगर चाहेगी तो वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकती है। ये समझना बिल्कुल जरूरी है। कागज पर या चर्चा में, बहस में हम बहुत सारी पार्टियां इकट्ठा ला सकते हैं ताकि वोटों का विभाजन ना हो, ये आइडिया है। लेकिन प्रैक्टिकल है क्या, ये भी सोचना पड़ता है। 4 पार्टियां मिलकर 77 में जनता पार्टी बनी थी, वो क्यों नहीं टिक पाई? क्यों 2 ढाई 3 साल में जनता पार्टी टूट गई थी? नेताओं के अहंकार।
मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह, ये जो नेता थे ये एक दूसरे का नेतृत्व मान्य करने के लिए तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दो पार्टियों का, चार पार्टियों का अगर विलय होना है तो कौन किसका नेतृत्व स्वीकार करेगा। मुझे बहुत पुरानी 50 साल पुरानी एक कार्टून याद आता है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के दो तीन धड़े थे। एक संसोपा बोला जाता था, संयुक्त समाजवादी पार्टी, और दूसरी थी प्रजा समाजवादी पार्टी, पीएसपी, प्रसोपा। तो इन दोनों पार्टियों का विलय हो गया। उस विलय पर एक तेलंग नाम का कोई कार्टूनिस्ट था, उसका कार्टून मुझे याद आता है, हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स कहीं तो मैंने देखा था। तो कार्टून ऐसा था कि दो सांप अपनी दूम की तरफ से एक दूसरे को लपेट कर रखे और ऐसे खड़े, दोनों तरफ से ये दो सांप खड़े हैं, नाग, और एक दूसरे को बोल रहा है कि चलो आखिर हम तो एक दूसरे के साथ आ गए, अब तुम मेरे पीछे आ जाओ। समझे कुछ? अगर सांप एक दूसरे से दूम की तरफ से लपेट गए तो एक ने दूसरे को फॉलो करना, यानी पहले को घसीटते जाना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं होता। अहंकार बिल्कुल वैसे होते हैं, ये उसको बोल रहा है और ये उसको बोल रहा है कि अब तू मेरे पीछे आ जा, मैं तेरा लीडर हूं। ये मानना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए जो छोटे छोटे दल भले कांग्रेस से अलग हुए हो या कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानने वाले हो, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय होना मुश्किल है, क्योंकि उनको अपनी जो क्षेत्रीय पहचान है वो अपनी है, वो कांग्रेस से अलग है, हटकर है। ये राहुल गांधी का महाराष्ट्र का नेता है, ये राहुल गांधी का बिहार का नेता है, ये पहचान वो लोग मान लेंगे या नहीं मानेंगे, ये सोचो। अगर मान लेते हैं तो विलय की बात आसान है, अगर नहीं मान लेते, अब देखो बीजेपी भी तगड़ी पार्टी है, वैसे तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है पिछले 12 साल से, बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के साथ जो छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल है, पासवान की एलजेपी है, या राजभर की कोई पार्टी है, कुशवाहा की कोई पार्टी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है, क्या वो अपना विलय बीजेपी में करेंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अपना चेहरा, अपनी पहचान संभाल कर रखनी है, वो उनका वजूद है, वो उनका वजूद है। और इसलिए जितने कागज पर एनालिस्ट को लिखना आसान होता है, इन पार्टियों का विलय होगा, हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, गठबंधन की बात अलग होती है। गठबंधन होने के बावजूद पार्टियां अलग होती है, नेता अलग होते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन था, चुनाव के नतीजे आने के बाद गठबंधन को लात मारकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को विजय के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद गठबंधन तोड़कर उद्धव ठाकरे बीजेपी को लात मारकर शरद पवार के साथ चले गए थे, क्योंकि वो अलग पार्टी थी, उनकी पहचान कायम थी। विलय होने के बाद आपकी पहचान धुलमिल हो जाती है, बाद हो जाते हैं। तो क्या क्षेत्रीय पार्टियां या उनके नेता पार्टियों के विलय के साथ अपनी पहचान धुलमिल करना चाहते? इसका जवाब ढूंढो, आपको पता चलेगा कांग्रेस में बाकी सारे क्षेत्रीय पार्टियों का विलय क्यों आसान नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।